हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर नंबर 3 जो कि हम कर रहे थे। इसमें हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक हमने किया था, आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट में, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, जिसमें हम औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी को हम देख चुके थे। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने देख लिया था। आगे हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आगे जो है मैंने आपको कल उस वीडियो में बताया था कि आपको जो है एपीसी, एपीएस और एमपीसी और एमपीएस ये 4 टर्म होते हैं और ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ये इस चैप्टर के टर्म आपको नहीं पता है ना, जो बेसिक सब मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, अगर ये आपको नहीं पता है ना तो आप इसको करने में काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है, इस तरह से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इनके साथ संबंध क्या होता है, ये होते क्या हैं। ठीक है, और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हम आ चुके हैं सबसे पहले एपीसी के, यहाँ पर एपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एपीसी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, एपीसी क्या होता है। ठीक है, और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एपीसी क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं इसके जो संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एपीसी इकाई से अधिक रहता है। ठीक है, एपीसी क्या होता है, एक इकाई से अधिक रहता है। मतलब कहा जाए कि जो एपीसी होता है वो एपीसी 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, एपीसी हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा जब तक उपभोग राष्ट्रीय आय से अधिक होगा, यानी उपभोग की बात कर रहे हैं, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द है, इनका तीनों को तोड़कर हम जो है यहाँ पर हम सीखेंगे। उपभोग प्रवृत्ति तो क्या होगा, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर औसत उपभोग की प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाया गया है, यानी एपीसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, उपभोग राष्ट्रीय आय से अधिक होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जब उपभोग जो होता है राष्ट्रीय आय से अधिक होगा तो यह समुच्छेद बिंदु से पहले, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, एपीसी यहाँ पर ज़्यादा होता है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद एपीसी 1 के बराबर भी होता है, तो समुच्छेद बिंदु पर यह इकाई के बराबर होता है। ठीक है, समुच्छेद बिंदु पर ये इकाई के क्या होता है, बराबर हो जाता है, ये इकाई के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, जब उपभोग और आय बराबर हो, यानी जब आपकी आय और उपभोग बराबर होते हैं तब आपका जो है यहाँ पर ये जो इकाई है, यहाँ पर जो है ये औसत उपभोग इक्वल टू जो होता है यहाँ पे एपीसी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब आपके आय, आपकी जो आय है, आप इनकम जितना भी कमाते हैं और आप जितना खर्च करते हैं, खाते पीते हैं, वो सब जोड़ जाड़ के जो है, अगर आपका जो है आय, खाने का खर्च या उपभोग कहें, उपभोग और आय बराबर हैं तो आपका जो है एपीसी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसके बाद C इक्वल टू वाई भी हम कह सकते हैं, यानी उपभोग और आय यहाँ पर बराबर होगी। आय बढ़ने के कारण एपीसी लगातार घटती है। जब आय बढ़ती है ना, व्यक्ति की जब आय बढ़ती जाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, यहाँ पर मैं इसको डिनोट करूँ आय से, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये आय बढ़ेगी, जब ये आय बढ़ेगी तो एपीसी, यानी एपीसी मतलब एपीसी औसत, यानी यहाँ पर क्या, औसत प्रवृत्ति अनुपात जो है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, औसत वाला जो है, यहाँ पर आपका जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, कि लोग कितना मतलब कितना लोग जो है खाने पर खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ पर कितना लोग खर्च करेंगे और आय कितनी है, तो खाने पर कितना खर्च करेंगे, आय कितनी है। अगर यहाँ पर खाने पर जितना लोग खर्च करते हैं उतनी ही उनकी आय है, या फिर कहें कि आय जितनी है उतना ही लोग खाने पर खर्च कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, एपीसी इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, और इससे जब आय बढ़ने के कारण, जब यानी आय बढ़ जाती है, आय बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एपीसी घटने लगता है। ऐसा क्यों,
मान लीजिए यहाँ पर ये जो एक व्यक्ति है, अब यहाँ पर इस व्यक्ति के माध्यम से समझते हैं, इस व्यक्ति की आय जो है बढ़ जाती है। ठीक है, आय यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 10,000 रुपये से इस व्यक्ति की आय बढ़ के जो है 15,000 हो जाती है। अब बताइए आप, यहाँ पर 15,000 हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर एपीसी लगातार घटती है। अब देखिए ये 1500 रुपये तो खर्च नहीं करेगा ना, 1500 रुपये खर्च नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 5,000 अपने पास रख लेगा और 10,000 खर्च कर देगा। तो यानी सी जो हो गया, उपभोग जो हो गया, ये हमारा 10,000 का हो गया और 5,000 हमारा एस हो गया। मतलब ये सेविंग्स कर ली इसने, बचत कर ली। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारी उपभोग प्रवृत्ति जो है यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये घटने लगती है। ठीक है, लगातार घटती है, ये बता रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एपीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यानी जो एपीसी होता है यानी उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्योंकि अगर व्यक्ति काम भी नहीं करता, अगर ये व्यक्ति काम भी नहीं करता होता तो इसको भोजन तो चाहिए ना, लेकिन ये खाना खाता है, तो इससे क्या होगा, उपभोग पर ये तो खर्च होना ही होना है, यानी खाने पर इसका खर्च होना ही है, चाहे व्यक्ति काम करे या ना करे। अगर नहीं करता है तब भी ये खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो ये कभी भी शून्य नहीं होने वाला है एपीसी। और क्योंकि आय के शून्य स्तर पर, ये जो आय का जो शून्य स्तर होता है पर भी स्वायत्त उपभोग होता है। अब देखिए दो तरह से उपभोग होता है, एक होता है कि आपका सिंपल वाला उपभोग होता है, एक होता है स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग वह उपभोग है जो कि जो है आय के बढ़ने या घटने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर रहता है, बदलता भी नहीं। हमने ये बात पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करी थी, आपको समझ में आया होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। अब देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अंतर क्या है, एक ही है? नहीं, एक नहीं है। यहाँ पर MPC, अब देखिए बात कर रहे थे हम यहाँ पर APC की मतलब एवरेज, यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या आएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया। उसके बाद हमने कहा MP, यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया। तो दूसरा क्या था, यहाँ पर दूसरा जो है हमारा, यहाँ पर अब दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर जो है इस तरह से है, औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया। उसके बाद MPC है, क्या दिखा रखा है, MPC दिखा रखा है। ठीक है, MPC क्या रहा है, MPC। ठीक है, तो MPC आपको सबसे पहले इनको मैच करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले APC और MPC, तो मतलब C वालों को अलग कर लेना, उसके बाद APS और MPS। ठीक है, तो ये तो उपभोग हो गया क्योंकि इसमें C है और इसमें S है, तो ये बचत हो गया। तो ये उपभोग हो गया और ये बचत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यह है उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन अनुपात, यानी उपभोग में परिवर्तन, यहाँ क्या है, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, पहला है उपभोग में परिवर्तन, ठीक है, उसके बाद है आय में परिवर्तन, यानी उपभोग और आय, यानी कहा जाए यहाँ पर सीधी सी बात है, जो C होता है, C, ठीक है, यानी जो C होता है, C और Y में परिवर्तन, यानी ये जो निशान होता है हमारा परिवर्तन का है। ठीक है, C और Y में परिवर्तन, यानी MPC निकालना है, उपभोग में परिवर्तन, जितना उपभोग किया गया, आय में परिवर्तन। तो इस तरह से हम MPC निकाल सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका ये बन जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है MPC का मान शून्य तथा एक ही बीच में रहता है, लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय के उपभोग हो जाती है तब C = Y रहेगा, अतः MP 1 रहेगा। इसी प्रकार यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाती है तो संपूर्ण आय से बचत = 0, अतः MNC 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी से। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा जो है ये भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है छोटे-छोटे पार्ट्स करके मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस चैप्टर को। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसको जो है इस चैप्टर को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है इस पुरानी वीडियो को देखिए और उससे सीखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी ऐसी ही और वीडियो में।